इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। रत्ना बहनी, हाँ ओम भैया, देखो हम पंचो यो सोचित हन कि अपने ख्यात में यहाँ बढ़िया ते बढ़िया फसल उत्पादित होए। सही बात कहा। तो वो के कारण सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमरे खेत का पानी जो है जरूर मिले। बिल्कुल सही कहते हो। अपनी फसल का जब पानी मिली तो फसल बढ़िया तरह वैसे हुई। कबो कबो हम पंचे सोचित हन कि बढ़िया तरह पानी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पावत है। सही बात कहा। तो वो पानी हम पंचन का समय ते मिलत रहे, वे के खातिर हमनी जो सरकार है वह यू प्रयास करत रहते है कि हमरे खेत का पानी मिले, यानी कि हर फसल का, हर खेत का जो है पानी जरूर से जरूर मिले। वही के खातिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है। बिल्कुल सही कह रहे हो बहनी। और देखो एक अंतर्गत जो हर खेत के यहाँ पानी मिले और वही के साथ साथ प्रति बूंद ज्यादा फसल होए। हाँ सही बात कहा। तो बस यू है कि जितना जरूरत है जरूरत भर पानी जरूर मिले रहे। काहे कबो कबो का होता है पानी की कमी के कारण हमारी फसल जो है खराब हो जाता है या उतनी बढ़िया ना हो पावत है। हाँ, और देखो जब ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं तो जरूरी यह हो जाता है कि जो आज की खबरें हैं वही जान लीन जाए। बिल्कुल, आओ जाना जाए। यूपी में 10 रुपए लीटर खरीदा जा रहा गौमूत्र, 15 गांव में पायलट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। बुलंदशहर में एफपीओ के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। स्याना तहसील के नरसैना गांव में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 15 गांव जुड़े हैं और रोज करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है। गांव में 200 लीटर क्षमता के टैंक लगाए गए हैं। संग्रह में सहयोग करने वाली महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए कमीशन दिया जा रहा है और करीब 300 महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया गया है। एकत्र गौमूत्र में जड़ी बूटियां मिलाकर खेती में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। आगे खरीद दर 20 रुपए प्रति लीटर करने और सफलता के बाद इस मॉडल को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में विस्तार देने की योजना है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। रत्ना बहनी, हाँ ओम भैया, देखो हम पंचे अपन जब फसल के यहाँ तैयार करी थन तो कबो कबो ऐसी चीजें वहाँ हो जाती हैं फसल में यहाँ दिख जाते हैं, कहूँ पाती पीली पड़ रही है, कहूँ और कौन समस्या आ रही, तो वह चीज हम पंचे जाने नहीं पाए थन। सही बात कहा। तो उनके खातिर जो है विशेषज्ञ भैया आवत है, वह बता सकते हैं कि भाई इनमें क्या समस्या है, उनका दिखाए सुनाए के हम पंच जान सके थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ये सब पोषक तत्व की कमी तरह होते विशेषज्ञ भैया बतावा करते हैं, तो आओ आज की बात में यहाँ जान लीन जाए। बिल्कुल। तो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक प्रबंधन के बारे में यहाँ जाना जाए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक की भूख कैसे मिटे, इसके लिए क्या प्रबंधन करना है आपको, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर के.एन. तिवारी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय बहुत जगह बुआई और रोपाई हो चुकी है। किसान भाई बहन जो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक पोषक तत्व की कमी है
की भूख कैसे मिटाएं? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की ये चर्चा जो पोटास और गंधक के महत्व और उसकी जो कमी फसलों में हो रही है उसके बारे में हो रही है। आमतौर पर किसान जो है यूरिया और डीएपी का प्रयोग खरीफ फसलों में करता है और उसका नतीजा ये होता है कि पोटास की कमी सारी फसलों में खरीफ की जी दिखाई दे रही है। चाहे धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, मक्का हो, सब में आप देखिए उसकी नोकें पुरानी पत्तियों की पीली होती हैं और किनारे किनारे वो झुलस जाती हैं। तो किसान भाई अगर खेत पर पहुंचे तो पहचाने कैसे? अभी पहचान ऐसे कर सकता है ना कि जो पुरानी पत्तियां हैं उसकी नोकें पीली होनी शुरू होती हैं जी, और उसके बाद में वो पीलापन किनारे किनारे बढ़ता है और बाद में पोटास की कमी की वजह से वो पीलापन झुलसा सा दिखाई देता है। ये पोटास की कमी का लक्षण है और इसी तरह के लक्षण सारी फसलों में दिखाई देते हैं, चाहे वो मक्का है, धान है, दलहनी फसलों में बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग है, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, लोबिया, ये सारी फसलों में आप इस तरह के लक्षण देखते हैं। और तिलहनी फसलों में? तिलहनी फसलों में जैसे मूंगफली है, तिल है, तो सोयाबीन बहुत सारे क्षेत्र में है, यूपी में तो कम है, बुंदेलखंड में। हाँ, तो इसमें भी इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जहां पोटास की कमी के लक्षण दिख रहे हैं या जहां बुआई चल रही है, रुपाई चल रही है, तो पोटास का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन? पोटास के प्रबंधन के लिए जो यूरिया डीएपी डालते हैं बुआई के समय या रुपाई के समय, उसमें पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बेसल डोज में? बेसल डोज में। अगर बेसल डोज में नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे धान की रुपाई हो गई है, मक्के की बुआई हो गई है, मूंगफली की बुआई हो गई है, तो खड़ी फसल में, जिस फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं, हाँ, जैसे धान है, अनाज वाली और फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी के साथ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास है, नेचुरल पोटास भी अब उससे बन रहा है, सीरे से, शुगर इंडस्ट्री से, तो उसका प्रयोग कर दें टॉप ड्रेसिंग में। तो कितनी मात्रा एकड़ पीछे डॉक्टर साहब? अब एक एकड़ में मेरे ख्याल से कम 25 किलो तो डालें। लाल वाला पोटास है, हाँ, पूरे खेत में बिखेरना पड़े। और नेचुरल पोटास को भी यूरिया के साथ डाल दें, उससे पोटास की कमी दूर होने की संभावना पूरी रहती है। नहीं तो अगर इसके बाद भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट जो 0050 आता है, एनपीके, जल विलेय, हाँ, ये जल विलेय उर्वरक है, बड़ा कारगर उर्वरक है, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी कितनी मात्रा कितने पानी में? देखिए, इसका 1% का घोल बनाया जाता है। इसका मतलब कि 1 लीटर में 10 ग्राम और एक टंकी जो 15 लीटर की है उसमें 150 ग्राम, इतना मिला करके घोल बना लें और छिड़काव कर दें। तो ये तो खड़ी फसल में कभी भी जब लक्षण दिखे कमी के पोटास की तो बिल्कुल पानी छिड़काव, हाँ बिल्कुल, ये बड़ा कारगर है और इससे पोटास की भी कमी दूर हो जाती है और जो दूसरा तत्व इसमें है गंधक की भी हो जाती है। कोई क्रांतिक अवस्था जिस पर इसका प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होगा डॉक्टर साहब? देखिए, जब फसल करीब करीब 1 महीने की हो जाती है तो पोटास की कमी की वजह से इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और धान में जो क्रांतिक अवस्था है किल्ले निकलने की, बढ़ने की फसल के, उस समय तो इसका प्रयोग, जब यूरिया का प्रयोग करते हैं इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर फसल में पोटास की आपूर्ति समय से है तो क्या क्या फायदा होगा, फसल में क्या दिखेगा? देखिए, पोटास बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा, एक तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और जो कीड़े बीमारी की समस्या आती है उससे फसल बच जाती है पोटास की वजह से, प्रतिरोधक क्षमता। हाँ, इसके बाद जो सूखे और पाले की समस्या आती है, अब खरीफ में तो सूखे की समस्या आएगी या जल भराव की समस्या आएगी, दोनों में, हाँ, दोनों में ये बड़ा कारगर होता है। और जो क्वालिटी है, हाँ, देखिए, अब इसके बाद उपज बढ़ेगी और जो उत्पाद की गुणवत्ता है उससे जो उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और पोटास को इसीलिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है कि माने अच्छी उपज भी और अच्छी गुणवत्ता भी। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। 750
510-3059 7505-103059। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब? देखिए, ये दोनों पोषक तत्व जो हैं, पोटास और गंधक, इनकी मिट्टी में भी कमी हो गई है और उस कमी की वजह से फसलों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कमी की। और ये दोनों पोषक तत्व ऐसे हैं कि बीमारी कीड़े से बचत होती है। गंधक जो है वो प्रोटीन को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा गंधक का है कि जो फंगस रोग और इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, उसमें गंधक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है, यानी फफूंदी नाशक के रूप में भी, फफूंदी नाशक के रूप में भी। तो हमारा तो किसान भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि आप किसी भी तरह से खाली यूरिया और डीएपी पर आश्रित न रहें। इन पोषक तत्वों की जमीन में कमी हो गई है तो ये दोनों पोषक तत्व यूरिया डीएपी के साथ में डालें और उसका लाभ उठाएं। प्रोफेसर के.एन. तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जो फसलों के आवश्यक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरा और चौथा पोषक तत्व है वो पोटेशियम यानी पोटास और गंधक है, और इसका खरीफ फसलों में कैसे प्रबंधन करें किसान भाई बहन, ताकि माटी और फसल की भूख मिट सके और फसल का पोषण अच्छा हो, उसकी अच्छी पैदावार मिले, अच्छा लाभ मिले। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना बहनी। हाँ ओम भैया। देखो, जब इतनी नीक जानकारी मिल जाती है और अगर गीत गौनाई सुनाई मिल जाए तो कितना आनंद आ जाता है। बिल्कुल सही बात कहा। तो काहे ना पंच भाई बहन का सबका जो है एक बढ़िया सी गौनाई सुनवा दी जाए। हाँ, जो विकास गीत है चंद्रभूषण तिवारी की आवाज में है। हाँ बिल्कुल, आओ सुना जाए और पंचो सुने और आनंद ले। बिल्कुल। राज प्रयाग बहे जहाँ त्रिवेणी की धारा, तीरथ राज प्रयाग बहे जहाँ त्रिवेणी की धारा, सबका मन हर लेता
ये झरनों का दिव्य नजारा, सबका मन हर लेता ये झरनों का दिव्य नजारा। देख के झूमे मन मत वाला हो, देख के झूमे मन मत वाला हो, हमार देशवा सबसे सुंदर सबसे आला 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 हो, हमार देशवा। रत्ना बहनी, हाँ भैया, देखो अपने बीच मैया बहुत किसान पंच भाई होते हैं जो उन अपन विशेषज्ञ भैया बतावत हैं, वो अपनी खेती मैया नवाचार अपनाए के यहाँ अपनी खेती मैया बढ़िया बढ़िया फसल उत्पादित करते हैं। सही बात कहा। तो ओ वैसे जो है हमहू पंच सीखी थे कि भाई कैसे बढ़िया करत हैं ये पंच, तो हमहू पंच करी हुई का। तो आज देखो अपन किसान भैया आए चुके हैं और उनकी बतकही सुना जाए। बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहराइच जनपद के मिहीपुरवा ब्लॉक के परवानी गौढ़ी गांव के शिवशंकर सिंह भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय खरीफ में कौन कौन सी फसल आपके खेत में है? किसान साथियों सबको नमस्कार। मैं काला नमक धान की खेती करता हूं। मैं इस साल 3 एकड़ काला नमक धान जो पारंपरिक है उसकी खेती किया हूं। मैं खेती प्राकृतिक विधि से गाय के मूत्र और गोबर से करता हूं। रासायनिक दवा, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता हूं। तो ये शुरुआत कब से हुई काला नमक धान उत्पादन की आपकी? मैं किसान दिवस में बहराइच आया था। वहां एक हमारे फखरपुर विधानसभा क्षेत्र के जागरूक किसान जयंकर सिंह जी थे। उन्होंने मुझे बताया प्राकृतिक कृषि के विषय में। मैं गाय पहले से ही पालता था। उन्होंने मुझे बताया कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। मैंने इसको अतिशयोक्त मान करके उनके साथ जा करके सुभाष जी पालेकर जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उनका प्रशिक्षण लिया। लखनऊ में प्रशिक्षण लिया, झांसी में प्रशिक्षण लिया और भरतपुर राजस्थान में जाकर के प्रशिक्षण लेकर के मैं प्राकृतिक विधि खेती 2015 से शुरू किया। यानी लगभग 11 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते? जी। कुल खेती की जमीन कितनी है? 6 एकड़। 6 एकड़ जी। और 6 एकड़ में आप 3 एकड़ धान लगाए हैं? मैं 3 एकड़ धान लगाया हूं। 3 एकड़ खेत पलिहर रखा हूं जिसमें कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए ढैंचा बो रखा हूं। अच्छा, बाद में पलटाई करेंगे? हाँ, पलट करके उसमें सरसों की खेती लेंगे। सरसों के बाद उसमें मक्के की खेती लेंगे गर्मी में। जी। तो ये आप सुगंधित धान में जो पारंपरिक काला नमक है उसको पैदा कर रहे हैं, ये कितने दिन से कर रहे हैं? ये मैं 2015 से कर रहा हूं। यानी 11 साल उसको भी हो गए। जी। तो नर्सरी से लेकर के और रोपाई और फिर फसल की देखभाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं? महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने प्राकृतिक खेती का है जिसमें गाय के मूत्र और गाय के गोबर गुड़ बेसन से जीवामृत बनाता हूं और खेती में डालता हूं। और उसके बाद मैं पोषण के लिए, शक्ति के लिए उसमें गाय के गोबर का घन जीवामृत बनाता हूं और बना करके खेत में डालता हूं और धान की बैठवनी करता हूं। यानी फसल की भूख मिटाने के लिए आप जीवामृत और घन जीवामृत दोनों का प्रयोग करते जी, हैं? दोनों का प्रयोग करते। लेकिन नर्सरी में कुछ खास? नर्सरी में कुछ नहीं, केवल खेत को जोत करके पानी डाल करके घास को मार देता हूं और उसके बाद उसमें वही जीवामृत डाल करके बीजामृत बनाता हूं बीज संशोधन के लिए। और बीज संशोधित के बाद मैं उसी में धान को अंकुरित करके बीज डालता हूं, नर्सरी तैयार करता हूं। तब तक जिस खेत में आपको काला नमक धान जो पारंपरिक वैरायटी है उसकी रोपाई करनी है, उसकी तैयारी भी करते होंगे? जी।
गेहूं कटने के बाद खेत को पलेवा करके जोत करके उसमें सनई या ढैंचा बो देता हूं और धान का बीज इतने अंतर पर डालता हूं कि कम से कम 50 दिन का ढैंचा हो जाए। उसके बाद पलट करके कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए पानी भर करके सड़ा देता हूं और नर्सरी तैयार हो जाता है। फिर लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच, पौध से पौध की दूरी 8 इंच करके श्री विधि से मैं काला नमक धान लगाता हूं। तो आपकी काला नमक धान की रोपाई हो गई? काला नमक धान की पूरी रोपाई हो गई। तो जब आप ढैंचा या सनई की पलटाई करते होंगे तो खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता होगा? जी। इस समय आपका खेत कैसा है, फसल कैसी है? फसल हमारी बहुत बढ़िया है। उसमें हम जीवामृत डाल करके तब धान बैठाते हैं और फिर दूसरी सिंचाई करके उसमें जीवामृत डालेंगे। 3 बार मैं धान में सिंचाई के या बरसात होती है तो जीवामृत बना बना करके प्रति एकड़ 200 लीटर डालता हूं और डाल करके 3 बार के बाद फिर जीवामृत बना करके हर 15 दिन पर अपने धान की फसल या गेहूं की फसल में उसका छिड़काव करता हूं। तो उसका असर क्या दिखता है खेत में? खेत में, हमारे खेत में केचुआ बहुत हैं, जमीन हमारी बहुत बढ़िया उपजाऊ है और हमारा पैदावार घटता नहीं। रासायनिक खेती से ज्यादा मुझे इसमें मुनाफा है, लाभ है, खर्चा मेरा कुछ नहीं है। जमीन मेरी ताकतवर है, शक्तिशाली है। जो बिन बुलाए मेहमान खेत में उगते हैं, यानी खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करते हैं? आच्छादन से। अच्छा। हमारे यहाँ एक आच्छादन विधि है। आच्छादन विधि का लाभ यह है कि घास नहीं जमेगी, ह्यूमस तैयार होगा, उसके नीचे छाये में केचुआ पैदा होगा। तो रोपाई के कितने दिन बाद मल्चिंग यानी आच्छादन बिछाते हैं? आच्छादन 3 तरह का होता है। एक आच्छादन होता है सजीव आच्छादन जो फसल के साथ होता है, एक आच्छादन होता है काष्ठ आच्छादन, एक आच्छादन होता है गर्मी में जुताई करके, मल्चिंग करके। मैं इस वक्त जो करता हूं, जैसे कुछ ढैंचा तो मैं खेत में बो देता हूं और बोने के बाद काट करके उसको सुखवा लेता हूं। जो धान की रोपाई लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच होती है, उस बीच में मैं अपने उस ढैंचे को बिछा देता हूं ताकि उसके छाये में घास जमने न पावे। तो ढैंचे का डंठल? हाँ, डंठल सुखा के रखते हैं और उसी को उसमें बिछा देता हूं ताकि हमारी काष्ठ आच्छादन हो जाए, जिसमें ह्यूमस बने, केचुआ तैयार हो और हमारे खेत में घास न जमने। चूंकि आप पिछले 11 वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और काला नमक धान पैदा भी कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं एकड़ में, और आपका मुनाफा होता कितना है? किसान साथियों, 1 एकड़ में मेरा ज्यादा से ज्यादा खर्च 1 ट्राली गोबर, 200 लीटर जीवामृत, ये लगता है। कुल मिलाकर के मेरा लागत मूल्य 5,000 से 6,000 रुपया प्रति एकड़ आता है। और मेरा धान यदि 10 क्विंटल एकड़ का हुआ या 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ तो हमारा लाख रुपया एकड़ का धान पैदा हो गया। तो हमें 1 एकड़ में लाख रुपया उत्पादन हुआ और खर्चा हुआ 5,000 से 7,000 रुपया। तो मुझे मुनाफा तिगुना होता है। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर 89 48 89 97 51 89 48 89 97 51 89 48 89 97 51। चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में? किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम किसानों का खुशहाल जीवन तभी होगा जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी आने वाली संतानें सुदृढ़ होंगी, सुरक्षित होंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप गौपालन करिए और प्राकृतिक खेती ही करिए। शिव शंकर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए। लगभग 11 साल पहले से आप 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस समय काला नमक धान 3 एकड़ आपके खेत में खड़ा है, जिसको आप प्राकृतिक खेती के तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओम भैया। हाँ रत्ना भाई, देखो हम पंच खेती जो करी थे वह जो है अपने मौसम के आधार पर करी थे और मौसम की अगर नीक जानकारी रहते तो वही के हिसाब से जो अपन खेती होते वह बहुत नीके से हो जाते है। तो काहे न पंच भाई बहन का मौसम की जानकारी दिवा दी जाए। तो रत्ना बहनी, जो मौसम के हाल प्राप्त हुआ है, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिनों का जो वर्षा का पूर्वानुमान है 11 अगस्त, 12, 13, 14, 15, 16 अगस्त तक क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले बताया दी। संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। वही के साथ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में कहूं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। वही के अलावा जो 15 अगस्त का पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में लगभग सभी स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। और देखो भैया, जो मौसम संबंधी चेतावनी है वो जरूर जान लें कि 11 अगस्त यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है संभाग में कहूं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है, तो बहुत सावधानी से रहें। और 14 अगस्त से लगाए के 17 अगस्त तक में कहूं संभाग पर बरखा होने की संभावना है। साथ में यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 11 और कल 12 में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन वही के बाद कहूं बरखा होने की संभावना है, तो वही हिसाब से काम करें। तो रत्ना बेनी, यू तो रहा है मौसम के हाल। जब मौसम के हाल हम पंचन का पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपने खेती पाती का काम वही अनुसार निपटाए लेते हैं, जैसे हम पंचन का कोनो नुकसान न हो फसल मैया अपनी, और वही के साथ साथ जो नपज छप्पज हानि है वह हम पंचे ठीक ठाक कर लेते हैं। न तो कबो कहा होते कि जब सही तरह हम पंचे तैयारी नहीं कर पाए थे, अचानक मान लो बरसे लाख जानकारी नहीं है तो बड़ी समस्या हो जाते है। ओम भैया, अपने पंच भाई बहनी जो उनका कुछ नीक लागत है या कुछ कहा चाहते हैं तो एक खातिर जो है हम पंचन का अपनी चिट्ठी पत्री के माध्यम से बता सकते हैं, तो उसके खातिर आप पता बता दो। बिल्कुल रत्ना बहनी, देखो पता है अपने कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग, आकाशवाणी लखनऊ, जो पिन कोड है 226001। और साथ में यहाँ email ID बता दो। हाँ, ईमेल आईडी जरूर नोट कर ले, काहे तरह दन दे भेजे सन्न दरे अपने तीर पहुंच जाए ईमेल। तो ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com। रत्ना बहनी। हाँ ओम भैया। देखो घड़ी कर रही अब इशारा और चले खोई रही बेरिया, और पंचन तेरे लीन जाए आज्ञा। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।